गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो प्रोसेस हम स्टरलाइजेशन के रूप में लाए हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं वो आपका सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है। तो उनके लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। इंडिकेटर जो आपके केमिकल हो सकते हैं या फिर कोई ऑप्टिकल या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिकल या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो इंडिकेट करे। ठीक है। वो हमको बताए। ठीक है। कि आपकी प्रोसेस सही चल रही है, वैलिड है, मतलब आपकी प्रोसेस। ठीक है। जो बता रही है कि नहीं आपका ये प्रोडक्ट स्टरलाइज है, सही तरीके से चल रहा है। तो हम उन चीज़ों को बोलते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ओके। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो आपका आएगा, एक मिनट, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ओके। तो इसमें आप वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैलिडेशन है क्या? ठीक है। वैलिडेशन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेड एक्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट a procedure, process, and activity will consistently lead to expected result. It requires the good manufacturing practices which assured a specific process will be consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes. ओके। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि वैलिडेशन किसको बोलते हैं, तो वैलिडेशन का क्या मतलब है बच्चों? एक आपका ऐसा डॉक्यूमेंटेड एक्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट, ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए जो आपको बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि दैट अ प्रोसीजर या कोई प्रोसेस या कोई एक्टिविटी विच लीड टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है। इट रिक्वायर्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। और ये वैलिडेशन को क्या रिक्वायर होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कौन सी होती है बच्चों? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिससे हमारा प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है, अच्छे तरीके से बन रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमको मिल रहे हैं। ठीक है। which assure a specific process will be consistently produced a product मीटिंग इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमको किस चीज़ में हेल्प करती हैं वैलिडेशन के? कि कोई एक हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो क्या है, हमारे पास जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन थी उसी के हिसाब से ये काम कर रहा है। ठीक है। द प्रोडक्ट इज मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है। जिस तरह मान लीजिए मेरे पास कोई इंक थी। ठीक है। अब इंक है, मैंने बोला कि वो इंक ब्लू कलर की चलती है और वो कागज पर नहीं फैलती। ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट्स थे। तो अब जब मैंने वो इंक सच में कागज पर चलाई तो वो क्या है, ब्लू कलर की निकली। और क्या है, वो पेज पर नहीं फैली। तो ये पूरा वैलिडेट हो चुका है ना? ठीक है। जब मैंने उसको किया तो यही इसी चीज को बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन प्रोसेस में होता क्या है बच्चों? Prior to testing of process, the system must properly qualified by applying strict control over it, which ensure that absence of viable organisms from sterile product. तो वैलिडेशन से पहले बच्चों क्या है आपका, जो आपका सिस्टम है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई मशीन हो सकती है। ठीक है। तो इस पे क्या है, ये आपका सबसे पहले तो इट इज़ प्रॉपरली क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो उसके कंडीशंस हैं उसको मिलनी चाहिए। और वो क्वालिफाई अगर है कि मशीन जो उसको काम है उसके लिए बनी हुई है, और स्ट्रिक्टली कंट्रोल लगाए गए हैं इसके ऊपर। ठीक है। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल हमारा वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ज़्यादा बन गया या कुछ कम बन गया, तो हम कंट्रोल से क्या है, मान लीजिए अगर कुछ ज़्यादा बन गया तो हम कंट्रोल लगा के उसमें कम, उस चीज़ को कम बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कुछ कम बन रहा है प्रोडक्ट, तो उसी कंट्रोल को हम कंट्रोल को अप्लाई करके हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो कंट्रोल क्या होता है बेसिकली? किसी प्रोसेस को कंट्रोल अपसाइड डाउन, अपसाइड या डाउन साइड करने के लिए रेगुलेटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो वैलिडेशन में क्या आपको पता लग गया ना? प्रायर फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोसेस द सिस्टम मस्ट बी क्वालिफाइड। ठीक है। प्रोसेस को करने से पहले जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए। बाय अप्लाइंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल, उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। टू एंश्योर, और क्या एंश्योर होना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्राइल प्रोडक्ट। और ये हमारे को एंश्योरिटी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी कि हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा उस सिस्टम से वो स्ट्राइल होना चाहिए
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है। वैलिडेशन स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, तो अभी इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों फिजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। It is mainly used for validation of sterilization by physical and mechanical methods. ठीक है। That is validation of equipments and filters and radiation respectively. तो इसमें बेसिकली बच्चों क्या होता है, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड रहते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स एंड द फिल्टर्स एंड रेडिएशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स आगे, फिल्टर्स आगे और रेडिएशन, इनके लिए यूज करते हैं हम फिजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट हीट की अगर बात करें, मॉइस्ट हीट की अगर बात करें, इसमें हम फिजिकल इंडिकेटर क्या है इसमें देखिए। इनिशियली मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर इक्विपमेंट। अगर मैं मोस्ट हीट की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या इंडिकेटर कैसा है, तो उसमें क्या क्या करते हैं आप, मोस्ट हीट के मान लो अगर स्टरलाइजेशन कर रहा हूँ, तो उसमें इंडिकेटर क्या है कि पता चलेगा कि मेरे को मेरी मोस्ट हीटिंग प्रोसेस अच्छे तरीके से चल रही है। तो इसमें क्या है इंडिकेटर, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है बच्चों। इनिशियली मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर इक्विपमेंट। ठीक है। मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड बनाएंगे बच्चों इक्विपमेंट के लिए, और मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड बच्चों होता क्या है, दे आर एसेंशियली रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर ए स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। जिसको आप कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक को काम करने का एक तरीका है, वो रिटन रिकॉर्ड में मेंशन है कि किस तरीके से क्या काम करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो सबसे पहले आपका किसी भी प्रोसेस का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये होना चाहिए मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रेफरेंस रिकॉर्ड। दिस एमपीआर इज यूज्ड एज रेफरेंस रिकॉर्ड। अब उसके बाद की बात क्या है, देन फॉर ईच नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वाया ऑटोक्लेव। फॉर एग्जांपल मैं मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसके, वाया ऑटोक्लेव के थ्रू। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले तो मैंने अपना एमपीआर बना लिया। ठीक है। एमपीआर क्या हुआ, मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड। मैंने इसमें पता लगा लिया कि कैसे ऑटोक्लेव चलता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी प्रोसेस को करना शुरू किया। द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, द रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर ईच बैच प्रोसेस कॉल्ड बैच प्रोसेस रिकॉर्ड। अब क्या है बच्चों, मैंने एमपीआर बना लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस रख लिया। उसके बाद मैंने अपनी प्रोसेस को चालू किया, ठीक है, बैच रिकॉर्ड को। बैच होता है कि एक पूरा लॉट, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, ईच बैच प्रोसेस, यहाँ देखिए, देन फॉर ईच नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, किसके थ्रू, ऑटोक्लेव के थ्रू, द रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। अब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे किसके लिए, अब मैं अपना बैच शुरू कर रहा हूँ, बैच प्रोसेस कार्ड बैच प्रोसेस रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं बीपीआर। सबसे पहले आपने रेफरेंस स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके लिए आप जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे उसको बोलेंगे बैच प्रोसेस रिकॉर्ड। बीपीआर इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद एमपीआर टू चेक एनी डेविएशन। ठीक है ना बच्चों। अब ये बैच प्रोसेस रिकॉर्ड की जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी, रीडिंग्स आएंगी, मैं किससे मैच करता रहूंगा, एमपीआर से, मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड से। ठीक है। और अगर इसमें कोई डेविएशन आई, ठीक है, तो मतलब कि आप इसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, एमपीआर के हिसाब से। तो जैसे एमपीआर है एग्जैक्ट उसी तरह बीपीआर फॉलो होना चाहिए। ठीक है। वैसे आजकल तो माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल स्टरलाइजेशन यूज हो रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न ऑटोक्लेव्स में। तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल स्टरलाइजेशन साइकिल्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑटोक्लेव्स। ठीक है। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स हैं जो माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल के हिसाब से बताते रहते हैं इंडिकेटर की आपकी स्टरलाइजेशन हुई है कि नहीं, उनको जो रिक्वायर्ड हीटिंग है वो मिली है नहीं मिली है। ठीक है। तो ये था आपका हीटिंग से रिलेटेड इंडिकेटर्स, खासकर मॉइस्ट हीट। उसके बाद आप करेंगे बच्चों ड्राई हीट के बारे में। अभी हमने पढ़ा था मॉइस्ट हीट के बारे में, अब पढ़ेंगे हम ड्राई हीट के बारे में कि इनके इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन
process, a temperature record chart is prepared for master process record MPR, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हम हमारे पास बताया था ना कि एम्पियर क्या है, हमारे पास रेफरेंस रखा होता है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी प्रोसेस को किस तरह करना है। तो ड्राई हीट में क्या होता है, हम एक स्पेशल चार्ट बनाएंगे, टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट, उसमें अलग अलग टेम्परेचर लिखे होंगे, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग टाइम लिखा होगा, स्पेसिफिकली टाइम, ठीक है, टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन लिखा, टाइम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन लिखा होगा उसमें, ठीक है। एक चार्ट बनेगा किसके लिए, एम्पीआर के लिए। एंड ईच स्टरलाइजेशन साइकिल फॉर बैच प्रोसेस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड। और ये जो आपका है ना, ये प्रोसेस ये कंपेयर करेंगे, ठीक है, किससे, यहां देखिए, एंड ईच स्टरलाइजेशन साइकिल, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड ईच स्टरलाइजेशन साइकिल फॉर बैच प्रोसेस, ठीक है, और हर एक स्टरलाइजेशन साइकिल किसकी, बैच प्रोसेस की, ठीक है, इज कंपेयर्ड अगेंस्ट मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे आपका ये मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड से, ठीक है। बस आपने एक स्टैंडर्डाइज, आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर की लिस्ट होगी, उन पे अलग अलग टाइम होगा, और आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो आपका प्रोडक्ट है उससे पास कर रहे हो ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, किसकी, वाया ड्राई हीट, ड्राई हीट के थ्रू जब स्टरलाइजेशन करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों रेडियो स्टरलाइजेशन। रेडियो वेव यूज करते हैं हम स्टरलाइजेशन में, उनके कैसे, उनके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं कि आपको पता लग जाए कि हाँ स्टरलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है, वो है आपका प्लास्टिक डोजीमीटर, इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ रेडियो स्टरलाइजेशन। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसको प्लास्टिक डोजीमीटर बोलते हैं। इससे पता लग जाता है आपका कि भाई हाँ वाकई में आपका रेडिएशन से स्टरलाइजेशन हो रही है कि नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का, इसको यहाँ पे आई यहाँ से देखते हैं आंखों से ना, तो इस पे कोई रीडिंग है, मीटर होता है, इस पे अलग अलग रीडिंग है, उससे पता लग जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैसेस स्टरलाइजेशन। अब गैसेस स्टरलाइजेशन हो रही है इफेक्टिव, वो कैसे पता चलेगा, गैसेस स्टरलाइजेशन इज वैलिडेटेड फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर। तो किसके लिए करते हैं हमें गैसेस स्टरलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसमें, एक तो एलिवेटेड टेम्परेचर से पता लग सकता है, प्रेशर राइज से, ह्यूमिडिटी से, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, या फिर उसकी लीकेज से पता लग जाएगा स्टरलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है। फॉर टेम्परेचर प्रोब्स आर यूज्ड, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है उसके लिए प्रोब्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर लीकी ऑफ एनी गैस रूटीन लीक टेस्ट आर परफॉर्म, ठीक है। अब आपका कोई गैस लीक हो रही है तो इसके लिए कौन सा है, रूटीन लीक टेस्ट परफॉर्म होते हैं। व्हेन गैस कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय रेफरेंस टू द वेट ऑफ गैस यूज्ड। और अब अगर गैस कंसंट्रेशन की बात आए तो उसके लिए कैसा है, उसके लिए आप क्या है, रेफरेंस जो गैस है उसका आप वेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, where gas concentration is measured by reference to the weight of gas used। तो रेफरेंस गैस होगी, उससे आप उसके कंपैरिजन में जो आपकी जिस गैस से आप स्टरलाइज कर रहे हो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्टरलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। कोई लीकेज है उससे भी पता लग जाएगा कि वाकई में आपकी स्टरलाइजेशन हो रही है या फिर कोई लीक हो रही थी गैस आपकी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद आता है बच्चों फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं कि फिल्ट्रेशन आपकी हो रही है, असल में चल रही है या नहीं चल रही है, इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए कौन सा होता है, बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट होता है। तो इसमें करते क्या है बच्चों, इज अ वैलिडेशन टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग पोर साइज ऑफ फिल्टर। कोई फिल्टर है उसके छोटे छोटे पोर साइज को पता लगाने के लिए कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए होता है बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। इन दिस टेक्निक फिल्टर इज सोक्ड इन अप्रोप्रिएट फ्लूइड एंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। इस फिल्टर को अप्रोप्रिएट फ्लूइड में डालेंगे और उसके बाद प्रेशर इस पे अप्लाई करते हैं। व्हेन द फर्स्ट बबल ऑफ एयर break away the pressure, the difference occur which is equivalent to maximum pore size of filter medium, ठीक है। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, ठीक है, जो सबसे पहला बबल आएगा ना बच्चों, सबसे पहला बबल, द फर्स्ट बबल ऑफ एयर ब्रेक अवे द प्रेशर डिफरेंस अकर विच इज इक्वलेंट टू मैक्सिमम पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। जो पहला जो आपका बबल आएगा वो ब्रेक होएगा ना, वो बताएगा आपका मैक्सिमम पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम, ठीक है। व्हेन द एयर प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड स्लोली
देयर इज जनरल इरप्शन ऑफ बबल्स ओवर एंटायर सरफेस। तो पहले में क्या किया आपने, फर्स्ट बबल को नोट किया, उसका बर्स्ट, ठीक है, वो बताएगा प्रेशर डिफरेंस विच इज इक्वलेंट टू मैक्सिमम पोर साइज, ठीक है, जो पहला बबल बर्स्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप दोबारा से हल्का हल्का प्रेशर जब लगाओगे इसके ऊपर फिल्टर पर, तो ये सारे बबल्स क्या है, इन पे इरप्शन होगी इन सब की, ठीक है, इन सब की बबल्स की इरप्शन होगी ओवर द एंटायर सरफेस एंड द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वलेंट टू मीन पोर साइज, ठीक है। और इन सब का जो प्रेशर बनेगा टोटल का, वो क्या होगा, उनका मीन होगा पूरे का। पहले में क्या हुआ, फर्स्ट में आपने आप देखेंगे पहला जो बबल फटेगा उसको नोट करेंगे, उसका प्रेशर, और जो लास्ट में क्या है, जितने सारे जो आपके पोर्स थे उनका मीन नोट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो है वो आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और प्रेशर नापेंगे इनका और कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सच में जो फिल्टर है ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है, वो अच्छे से प्रेशर ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर ब्लॉक है तो मतलब आपकी स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद आते हैं बच्चों केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में आपका ब्राउनीज ट्यूब मेथड। ब्राउनीज ट्यूब मेथड में बच्चों होता क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल इंडिकेटर फॉर हीट प्रोसेस। तो अब क्या है, केमिकल हीट इंडिकेटर है इसमें हीट प्रोसेस के लिए, मतलब हम इसमें केमिकल यूज कर रहे हैं जो आपको बताएगा कि हीट इफेक्टिव है या नहीं है। These are small sealed tubes containing reaction mixture और इंडिकेटर। ये देख रहे हैं आप स्मॉल ट्यूब्स, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, रिएक्शन मिक्सचर होता है और इंडिकेटर होता है। व्हेन सब्सटेंस एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, फोर टाइप ऑफ कलर चेंजेस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर एक्सपोज हाई हो जाएगा इन पे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर आएंगे, मान लीजिए येलो ब्राउन, ठीक है, टू ग्रीन ब्राउन एंड टू ब्लू एंड द कलर चेंजेस, मतलब आपके कलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बदलते रहेंगे। तो सबसे पहला कलर जो ऑब्जर्व करेंगे वो कौन सा आएगा, रेड। उसके बाद वो ट्यूब किसमें उसके बाद कौन सा कलर आएगा, येलो ब्राउन। फिर कौन सा आएगा, ग्रीन। फिर कौन सा आएगा, ब्लू, ठीक है। ये अलग अलग जो आपके कलर आते रहेंगे इसमें, ठीक है, ट्यूब्स में। तो आपको बताता रहेगा कि हाँ इस वक्त इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन चल रही है नहीं चल रही है। द लेटर कलर चेंज इज ओनली अचीव्ड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम एट द गिवन टेम्परेचर। और जो बाद के कलर हैं वो भी चेंज होंगे, मगर वो एट स्पेसिफाइड टाइम पर होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें चीज है कि केमिकल के बेसिस पे आपकी हीट क्या है वो पता लग जाएगा कि इफेक्टिव है कि नहीं है, कैसे, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउनियन ट्यूब्स की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, और मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में मेंशन है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर दिए कि इतने टेम्परेचर पे 130 डिग्री सेल्सियस पे येलो स्पॉट आएगा, 126 पे ब्राउन स्पॉट आएगा, हाँ, कि 126 पे ब्राउन कलर आएगा और वो 126 डिग्री टेम्परेचर इफेक्टिव है, मतलब कि इतना टेम्परेचर था हमारे सिस्टम में। उसके बाद आते हैं बच्चों केमिकल इंडिकेटर्स के अगले पार्ट। इसमें है बच्चों, एक होता है आपका विटनेस ट्यूब, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे जो राइट साइड में दिख रहे हैं ना, ये है विटनेस ट्यूब। इनमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ नॉन मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे को पता है पहले से, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर है। एग्जाम्पल क्या है उसका, सल्फर, ठीक है, सक्सीनेट एनहाइड्राइड या फिर बेंजोइक एसिड। अब मेरे को पता है कि इनका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना ये पहले से ही है। अ डाई may be included to show more clearly that crystal have melted, ठीक है। तो इन क्रिस्टल्स के साथ क्या होगा, मैं डाई भी डाल दूंगा, जैसे ही ये इसको परफेक्ट टेम्परेचर मिलेगा, मान लीजिए सक्सीनेट एनहाइड्राइड की बात करूं, अगर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरे सिस्टम में आ गया तो क्या होगा, इसके क्रिस्टल्स क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अब मेल्ट तो हो गए, मगर हमारे को इंडिकेटर भी तो चाहिए जो हम विजिबली देख के बता सकें। तो विजिबली कैसे देख के बता सकेंगे, कोई डाई होगी वो उसमें दिख जाएगी और वो हमको पता लग जाएगा कि हाँ हमारा टेम्परेचर इफेक्टिव है। उसके बाद हीट सेंसिटिव टेप्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है, यूज्ड क्वांटिटेटिवली इन बोविस डिक टेस्ट। तो बेसिकली ये बोविस डिक टेस्ट में यूज होती है। इसमें क्या होता है टेस्ट में, दिस इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन दैट ऑल एयर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेसिंग्स एंड दैट सब्सिक्वेंट स्टीम पेनिट्रेशन हैव इवन बीन रैपिड। तो हम इसमें क्या बताते हैं बच्चों कि खासकर स्टीम हमारी, हमारा जो
जो सामान है, जो हम स्टरलाइज प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसमें अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हुई है या नहीं हुई है, इफेक्टिव है स्टीम या नहीं है। ठीक है। द टेप इज प्लेस्ड सुटेबली रैप्ड एट द सेंटर ऑफ टेस्ट पैक। कोई मेरे लीजिए, मान लीजिए पैक है, मैंने इसको स्टरलाइज करना है, तो उसको टेप से रैप कर दूंगा मैं अच्छी तरीके से। ठीक है। All the bar of tape should change color to demonstrate full penetration of steam। ठीक है। अब ये जो मैंने कोई बक्सा है उसको पे टेप लगा दी है, अगर वो टेप का कलर चेंज हो गया इफेक्टिव, मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ इसमें स्टीम इफेक्टिवली अंदर तक पेनिट्रेट हुई है। ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं बॉविस डिक टेस्ट। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद आता है आपका रोएस शैशेट। ठीक है। केमिकल इंडिकेटर्स में आएगा आपका रोएस शैशेट। इसमें होता क्या है बच्चों, केमिकल इंडिकेटर्स फॉर इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। तो बेसिकली बच्चों ये केमिकल इंडिकेटर है, और किसके लिए जब करते हैं हम, इथिलीन ऑक्साइड आपको पता है कि गैस है, स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसकी इफेक्टिव स्टरलाइजेशन कैसे हो रही है, कैसे पता चलता है हमारे को, रॉयस शैशेट टेस्ट से। ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीथीन सैशेट। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा पॉलीथीन सैशेट होता है विच कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl एंड ब्रोमोफेनोल ब्लू इंडिकेटर्स। ठीक है। कौन तीन चीजें हुई, कौन कौन सी, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl एंड ब्रोमोफेनोल ब्लू। ठीक है, सैशे के अंदर। A given concentration time exposure to ethylene oxide result in formation of ethylene क्लोरोहाइड्रीन्स। अब मान लीजिए मैं इथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइजेशन कर रहा हूँ किसी चीज की, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उस दौरान क्या होगा बच्चों, इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन्स बनते ही बनते हैं। ठीक है। एंड द कलर चेंज फ्रॉम येलो टू पर्पल, येलो टू पर्पल आपका कलर चेंज हो जाएगा इसमें। और इससे पता चल जाएगा कि भैया ये हमारे इफेक्टिव स्टरलाइजेशन हो रही है बाय यूजिंग इथिलीन ऑक्साइड। क्योंकि ये जो आपका इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन है, ये कैसे बनेंगे, इनकी रिएक्शन से, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl और ब्रोमोफिनोल ब्लू से। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों केमिकल डोजीमीटर। केमिकल डोजीमीटर भी एक और आपका तरीका है, इंडिकेटर है। इट गिव एन एक्यूरेट मेजर ऑफ रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब। ठीक है। तो आपकी पता लग जाएगा आपको बच्चों की आपके रेडिएशन से आपकी स्पेसिफिक डोज जा रही है, कोई रेडिएशन है किसी प्रोडक्ट पे दे रहा हूँ, उस पर एक स्पेसिफिक डोज जा रही है और वो एब्जॉर्ब हो रही है उस पर, gives an accurate measure of radiation dose absorbed and are considered to be best technique currently available for monitoring radiation sterilization। ठीक है। तो अब तक ये बेहतरीन टेक्निक है। ठीक है। केमिकल डोजीमीटर को यूज कर सकते हैं आप, और ये बताएगा आपको कि रेडिएशन आपके सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं हुआ है। क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स मेड रेडियो सेंसिटिव केमिकल इम्प्रीजेंटेड इन प्लास्टिक आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है। तो ये जो आपका क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, ये रेडियो सेंसिटिव केमिकल इम्प्रेजेंटेड करे होते हैं प्लास्टिक के ऊपर, कोई प्लास्टिक यूज करते हैं बेसिकली आप। ठीक है। उसके ऊपर ये रेडियो सेंसिटिव केमिकल्स रखे हुए होते हैं, और वो बता देगा कि ये भैया इस पे कोई रेडियो वेव्स पड़ी है या नहीं पड़ी है, इफेक्टिव वे से पड़ी है नहीं पड़ी है। द इंडिकेटर चेंज फ्रॉम येलो टू रेड ड्यूरिंग रेडिएशन। ठीक है। उस वक्त क्या होगा, पहले इंडिकेटर्स क्या थे, येलो, फिर रेड। रेड का मतलब क्या है, उस पर रेडिएशन पड़ी है नहीं है। तो क्या था इसमें बेसिकली, आपको कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इस पे क्या है, एक तरीके का केमिकल रख देंगे आप, केमिकल इम्प्रेजेंटेड इन प्लास्टिक, प्लास्टिक के रूप में कोई केमिकल रख दिया। अब मैंने इसकी स्टरलाइजेशन करनी बाय यूजिंग रेडियो वेव्स, अब मैंने रेडियो वेव्स इसके ऊपर प्रोडक्ट पे डाली। अब ये जो प्लास्टिक है, ये क्या चेंज हो जाएगी, येलो से रेड कलर में। ठीक है। येलो से रेड कलर में अगर इसके ऊपर रेडिएशन गिरी है, ठीक है, इफेक्टिव वे में, तो मेरे को पता लग जाएगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे। उसके बाद हम करते हैं बात बच्चों बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की। ठीक है। हमने फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल्स पढ़ लिया, अब आता है हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर बच्चों कौन से हुए, ये बेसिकली बैक्टीरिया हुए। हम बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऑटोक्लेव में हम बेसिकली यूज करते हैं, एक स्ट्रिप यूज करते हैं जिसपे बैक्टीरिया होता है, और वो बताता है कि आपका इफेक्टिव स्टरलाइजेशन है या नहीं है। ओके। तो इट कंसिस्ट ऑफ सुटेबल ऑर्गेनिज्म टू बी डिपॉजिटेड ऑन कैरियर। तो सुटेबल ऑर्गेनिज्म लेंगे जिसकी प्रॉपर्टी होगी बताने की कि ये इंडिकेटर के रूप में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। हम उसको कैरियर पे रखेंगे, कि कैरियर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उस पे रखेंगे और आपके स्टरलाइजेशन जिसमें कर रहे हैं उसमें डाल देंगे। ठीक है।
द बायोलॉजिकल इंडिकेटर वैलिडेट द स्टरलाइजेशन प्रोसेस डायरेक्टली बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल पे एक बार देखें, ऑटोक्लेव की बात करें 121 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन करता है। तो मैंने आपको बताया था मैं इसमें बैक्टीरिया यूज करता हूँ, बैसिलस थर्मोस्टेरियोफिलस। ठीक है बच्चों, बैक्टीरियो थर्मोफिलस मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक बच्चों डी वैल्यू दी गई है। डी वैल्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों? डी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द 90% किलिंग ऑफ इंडिकेटर पॉपुलेशन इन गिवन टाइम विच इज शोन बाय कलर इंडिकेशन। अब इंडिकेटर मैंने यूज किया है बच्चों इसमें, मान लीजिए ऑटोक्लेव में बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। अब डी वैल्यू क्या बता रहा है कि 90% किल हो जाना इसका, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का, कितने 1.5 मिनट में। डी वैल्यू इसको बोलते हैं टोटल किलिंग ऑफ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। अब मेरे को पता लग गया कि मेरा बैक्टीरियो स्टीरियोथर्मोफिलस 121 डिग्री सेल्सियस पे मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब जो कैरियर के ऊपर मैंने इसको यूज किया था, मैंने क्या किया बच्चों, मेरा मान लीजिए ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के अंदर मैंने एक स्ट्रिप डाल ली, इसके ऊपर बैक्टीरिया था ये, और इस स्ट्रिप का कलर ना बेसिकली ग्रीन से येलो कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कुछ और कलर भी वेरी हो सकता है। मान लीजिए ग्रीन से येलो। पहले क्या हुआ, ये स्ट्रिप का ग्रीन थी टेम्परेचर देने से पहले, जैसे मैंने ऑटोक्लेव ऑन किया, जब लास्ट में ऑटोक्लेव मैंने बंद किया तो ये स्ट्रिप येलो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे ये सारे मर गए 121 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे को पता है स्पेसिफिकली इनकी प्रॉपर्टी ना कि 121 डिग्री सेल्सियस पे मर जाएंगे। तो ये ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो गए, येलो आ गया उस स्ट्रिप पे कलर। तो मेरे को पता लग गया ना, कंफर्म हो गया ना कि हाँ मेरा टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है, तो यही है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। और डी वैल्यू मैंने आपको बता दिया, ये रिप्रेजेंट करता है कि 90% पॉपुलेशन जो आपके इंडिकेटर है ये मर गए हैं। ठीक है, ये बताएगा विद हेल्प ऑफ कलर इंडिकेशन। उसी तरीके से अलग अलग आप देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं ड्राई हीट के लिए, एट 160 डिग्री सेल्सियस के लिए क्लोस्ट्रिडियम स्पोरेजिन्स यूज करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड के लिए बैसिलस सबटिलिस वारनाइगर यूज करते हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन के लिए बैसिलस पिमिलिस यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए सेरेशिया मार्केंसिस यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके क्या है माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, उनका जो डी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम स्टरलाइजेशन इफेक्टिव हो रही है नहीं हो रही है, हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया, थैंक यू।